वेलकम टू अनदर अमेजिंग वीडियो सेशन ऑफ स्कोप क्लासेस बायोलॉजी। आज हम कवर करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा पार्ट, दैट इज टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अंकित कुमार और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी थोड़ी सी भी देरी किए हुए। चलिए ध्यान दीजिए। तो टूल्स, इसके पहले वाले वीडियो में जिसने भी देखा है उनको पता होगा कि लास्ट वीडियो में हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जाना, कुछ बेसिक स्टेप्स के बारे में जाने कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। 3 स्टेप्स में हमने बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट की है। उसके बाद फिर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, वेक्टर डीएनए के बारे में जाना, है ना। और आज इस क्लास में, इस वीडियो सेशन में हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। क्या क्या टूल्स जरूरी है बायोटेक्नोलॉजी में बनाने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी परफॉर्म करने के लिए, या क्या क्या टूल्स यूज होते हैं ड्यूरिंग बायोटेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए तो वो टूल्स के बारे में बात करेंगे आज हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाले में। जरा ध्यान दीजिए, मेजर टूल्स की बात करें कि जो जरूरी है बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसे इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जैसे लाइगेसेस, जिनको हम जल्दी काउंट नहीं करते क्योंकि उनका ज्यादा मेजर रोल नहीं है। ठीक है, तो मेजर रोल वाले टूल्स के बारे में हमें लिखना है। एग्जाम्स में भी सब क्वेश्चंस आएंगे कि व्हाट आर द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो मेजरली आप 3 टूल्स लिख कर आएंगे। एक हमारा मॉलिक्यूलर सिजर्स, यानी कि जो हमें डीएनए कट करने में हेल्प करेगा। दूसरा एक वेक्टर जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारे फॉरेन डीएनए को क्लोन कॉम्पिटिटेंट होस्ट के अंदर जाने में हेल्प करेगा। और तीसरा है हमारा खुद ब खुद कॉम्पिटिटेंट होस्ट, एक ऐसा होस्ट जो रेप्लिकेट करा सके हमारे डीएनए को, जिसके पास पावर्स हो। ऐसा नहीं कि हम किसी भी ऐसे होस्ट के पास लेकर चले जाएं जो कि एक अपने डीएनए को रेप्लिकेट ही नहीं कर पा रहा, खुद ब खुद दूसरे डीएनए को कैसे रेप्लिकेट करेगा। समझ में आ रही है बात है। तो एक कॉम्पिटिटेंट होस्ट भी चाहिए हमें, है ना। तो बारी बारी हम इन तीनों टूल्स के बारे में जानेंगे। इस वाले वीडियो सेशन में हम लोग सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में जानेंगे। व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, कौन से ग्रुप के एंजाइम्स हैं ये, कितने टाइप्स के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, हाउ वी नेम देम, बहुत सारी चीजें जानने वाले इस सेशन में। तो एकदम कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जब हम बात करें तो इसे ही हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स, क्योंकि ये मॉलिक्यूल को कट करने में हेल्प करेगा, है ना। ये जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, सबका एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक साइट होता है डीएनए कट करने का, है ना। सारे मॉलिक्यूलर सिजर्स, जब मैं बात करूं मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहीं पर भी खुद ब खुद एक अननोन प्लेस पर कट नहीं लगाएंगे। सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का स्पेसिफिक साइट होता है, वो एक अपना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फाइंड अप करेंगे और फिर उसके बाद उसे उसी जगह पर कट मारेंगे। हम लोग बात करेंगे उसके बारे में आगे। चलिए आगे जानते हैं। ये एक चीज लिखा है कि ये एक न्यूक्लियेजेस ग्रुप ऑफ एंजाइम से बिलोंग करते हैं। बच्चों मैं बता दूं कि प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को प्रोटीएजेस, जैसे प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को प्रोटीएजेस कहते हैं, है ना। वैसे ही न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को न्यूक्लिक NuCl, है ना। वैसे ही न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम को हम न्यूक्लियेजेस ग्रुप ऑफ एंजाइम्स कहते हैं। हाँ, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम इज नोन एज न्यूक्लियेजेस, है ना। न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी जेनेटिक मटेरियल है उनको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम को हम कहे न्यूक्लियेजेस। और इसी न्यूक्लियेजेस ग्रुप ऑफ एंजाइम से बिलोंग करता है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि हमारे मॉलिक्यूलर सिजर्स जो हमें अपने डीएनए यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले डीएनए, डिजायरेबल डीएनए और वेक्टर डीएनए को कट करने में हेल्प करेंगे। चलिए अब जरा बात करूं कि 1963 की बात है। 2 एंजाइम्स को देखा गया एस्चेरिचिया कोलाई में, ई कोलाई में, है ना। तो ये एंजाइम्स क्या कर रहे, 2 एंजाइम्स को देखा गया। ये दोनों क्या कर रहे थे, बैक्टीरियोफेज, है ना, बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रोक रहे थे। बच्चों जिनको नहीं पता है बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है।
ठीक है ना। तो यहां पे ई कोलाई के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स थे जो एज अ प्रोटेक्शन उनके लिए काम करते हैं, वो एज अ प्रोटेक्टिंग एजेंट काम करते हैं उनके लिए हथियार है एक टाइप से। किसके अगेंस्ट? तो बैक्टीरियोफेज के अगेंस्ट, है ना, बैक्टीरियोफेज के अगेंस्ट। ठीक है बच्चों, तो बैक्टीरियोफेज के अगेंस्ट 1963 में देखा गया कि बैक्टीरियोफेज जो है ई कोलाई को जल्दी अफेक्ट नहीं कर पा रहा है। और बैक्टीरियोफेज का काम क्या है? एक्चुअल में बैक्टीरियोफेज क्या करता है? एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को कैप्चर करे, बैक्टीरिया के ऊपर जाकर, है ना, वो सेटल हो जाएगा। उसके बाद फिर वो अपने जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है, बैक्टीरिया के अंदर। तो जब क्या कहते हैं, जरा ध्यान दो इधर, मैंने लिया एक बैक्टीरिया, मान लेते हैं ये है ई कोलाई, हमारा प्यारा सा ई कोलाई, मेरा बच्चा ई कोलाई, है ना, बच्चा नहीं यार, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। और इसने क्या किया? अपन जेनेटिक मटेरियल अपना इसके अंदर क्या कर दिया? इसने अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। और ये है पहले का डीएनए, जो पहला सर्कुलर डीएनए जो कि बैक्टीरिया का है, ठीक है। बच्चों क्या होगा? बैक्टीरियोफेज क्या करता है? अपना जेनेटिक मटेरियल जो कि है आरएनए जो भी है, वो क्या करेगा? इसके अंदर इंजेक्ट कर देगा बैक्टीरिया के अंदर, ताकि वो उसे इन्फेक्ट कर सके, ठीक है। और बैक्टीरिया इसके बचाव में, बैक्टीरिया इसके प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोटेक्शन में क्या करते हैं कि इनके पास दो एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं? एक जो एंजाइम है वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, एक जो ग्रुप है मिथाइल ग्रुप ऐड करता है, और दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए को कट करता है, ठीक है। डीएनए को कट करता है इन द सेंस मिथाइल ग्रुप क्यों ऐड किया भाई? डीएनए को कौन कट करेगा? देखिए, दो एंजाइम्स है 1963 में जब देखा गया, तो एक एंजाइम क्या कर रहा था कि एक एंजाइम अपने डीएनए को क्या कर रहा था? मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था, उसके अंदर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। बच्चों ध्यान दीजिए, ये वाले जो अपना डीएनए है इसके अंदर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा, ताकि वो उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके, ताकि मॉलिक्यूलर सीजर्स अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके। और दूसरा वाला जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, वो दूसरा वाला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसे कट कर रहा था, ठीक है, फॉरेन डीएनए को कट कर रहा था। तो समझ में आ रही है बातें? क्या हुआ इस बेचारे ई कोलाई के साथ, है ना, और कैसे बची इसकी जान, है ना। 1963 नहीं, उसके पहले से, बहुत पहले से बैक्टीरियाज के अंदर दो एंजाइम्स हो रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। दो एंजाइम्स है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और क्या काम है? दो एंजाइम्स क्या कर रहे हैं? एक एंजाइम जो है मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा है अपने डीएनए में, ताकि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ताकि जो बैक्टीरिया के पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो डीएनए कट करने में हेल्प करता है, वो खुद के डीएनए को ना काटकर सिर्फ जो फॉरेन डीएनए है जो वायरस के द्वारा इंजेक्ट किया गया उस डीएनए को कट करे। समझ में आ रही है बातें? अब तो पूरा क्लियर हो गया हो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मिलता कहां से भाई, आता कहां से, ये सारी चीजें, है ना। तो बैक्टीरिया के अंदर से ही हम आइसोलेट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। 1963 कहां, याद रखिएगा इस चीज को कि 1963 में ये चीज ऑब्जर्व किया गया था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, ठीक है। चलिए अब जरा मैं एक फैंटास्टिक बात बता दूं आप लोगों को, एक अमेजिंग फैक्ट वाली बात बता दूं कि अभी तक 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम लोग ढूंढ चुके हैं अपार्ट फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, है ना। 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से अभी तक हम लोग 900 से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट कर चुके हैं, यानी कि उनके अंदर से निकाल चुके हैं बच्चों, है ना। अच्छी खबर है ना, बहुत अच्छी बातें। चलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, अब जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम थोड़ी सी इसकी एक्टिविटी को थोड़ा, है ना, डिटेल में देखेंगे। मैंने ये सिजर्स यहाँ पे बनाए हुए, यानी कि ऐसा मत समझ लेना कि ये एक्चुअल में वो आपके घर में मूंछ काटने वाली कैंचियां हैं। ये मॉलिक्यूलर सिजर्स है, ये एंजाइम के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, एंजाइम के लिक्विड फॉर्म में। अब जरा ध्यान दो कि मैंने लिया एक मेरा डिजायरेबल जीन, डिजायरेबल डीएनए, जीन नहीं लिख रहा हूं मैं यहां पे, याद रखना, मैं यहां पे डीएनए लिख रहा हूं, डिजायरेबल डीएनए, है ना, डिजायरेबल डीएनए, या फिर लिख लीजिए आप फॉरेन डीएनए, फॉर वेक्टर, ठीक है। और ये है उसका खुद का डीएनए, ये है वेक्टर का डीएनए। याद है प्लाज्मिड की बात कर रहे थे हम, जो कि हमें खुद ब खुद शादी के पार्टी में लेकर जाएगा, इसके पहले वाले वीडियो में। ये है वेक्टर डीएनए, ठीक है, ये है वेक्टर डीएनए जो कि बैक्टीरिया के खुद का डीएनए है ना बच्चों। तो
क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, हमारा जो मॉलिक्यूलर सीजर्स है, हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसका काम क्या है कि एक ऐसे पोजीशन पे कट मारना कि दोनों डीएनए जो है लाइगेट कर सके हम। तो देखिए मॉलिक्यूलर सीजर्स ने क्या किया कि इस डीएनए को इस जगह से कट मारा, इस टाइप से, ठीक है, ऐसे कट मारा। इस वाले वीडियो इसमें ये वेक्टर डीएनए को भी एक ही सीक्वेंस में कट मारा ताकि ऐसे खांचे बन सके, ऐसे खांचे बन सके जिसमें वो खुद ब खुद एक दूसरे के साथ फिट हो जाए। समझ में आ रही है बातें? यहां पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा गया गाइस, यहां पे देखो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा गया है। समझ में आ रही है बातें? इसको इस टाइप से कट मारा गया है कि जो जब दूसरा जो सेम टू सेम अगर हम लोग दूसरे रिस्ट्रिक्शन दूसरे डीएनए को भी कट मारे तो सेम टू सेम वैसा ही एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा पार्ट बन जाए कि वो दोनों आराम से आकर, है ना, फिट हो सके। ठीक है, तो हमने जब एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, मान लेते हैं एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का EcoR1, ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है गाइस, है ना, या फिर आप ले सकते हैं HindII, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है गाइस, ये दोनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये दोनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है गाइस, है ना। और मान लेता हूं कि मैं HindIII मैंने लिया और HindIII मैंने अपने फॉरेन डीएनए, अपने फॉरेन डिजायरेबल डीएनए में भी डाला और एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने वेक्टर डीएनए के अंदर भी HindII डाला। दोनों को एक ही सीक्वेंस में एक ही टाइप का कट मारेगा कौन, है ना, हमारा HindIII रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और फिर क्या होगा कि इन दोनों को फिर हम एक ही टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद फिर डीएनए लाइगेज की मदद से, है ना, लाइगेज की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पेस्ट अप कर देंगे और यही हमारा बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये तो बात हमने पहले भी कर चुकी है, ये बातें हमने पहले भी देख चुकी है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। ये देखो EcoR1 एक एग्जाम्पल है, ये EcoR1 एक एग्जाम्पल है, आगे बताऊंगा इसका नाम इतना अजीब क्यों रखा हुआ है, तोप जैसा है ना, तो ना नहीं लग रहा है कि ये क्या कहते हैं EcoR1 है, HindIII लग रहा है ना कि मिसाइल्स के अनतोप्स के नाम है, तो वैसा ऐसी बातें हैं। मैं बताऊंगा इनका नाम ऐसा क्यों है और क्यों रखा गया है ऐसा नाम। ध्यान दिया जाए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये देखिए ये हमारा है एक डीएनए सीक्वेंस, एक डीएनए सीक्वेंस, ये है एक पहला स्ट्रैंड, ये है दूसरा स्ट्रैंड डीएनए सीक्वेंस का। और इसी डीएनए सीक्वेंस में क्या है कि एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है बीच में, इतने दूर पूरे सीक्वेंस है, ये भी पूरा सीक्वेंस है, ये भी पूरा सीक्वेंस है, ये भी पूरा सीक्वेंस है, बीच में एक डीएनए सीक्वेंस है, बीच में एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आ रहा है, यानी कि GAATTC यहां पे उसका अपोजिट है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में क्या कह रहा हूं, पैलिंड्रोमिक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें क्या होता है कि, है ना, सेम चीजें रिपीट हो रही होती है आगे से भी और पीछे से भी। जरा इसे मैच करो, आगे से GAATTC, क्या यही सीक्वेंस यहां पे भी GAATTC? ठीक है, तो EcoR1 इसी पैलिंड्रोमिक, इसी स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा कि किस पोजीशन पर GAATTC है और अपोजिट वाले में भी GAATTC है। इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, है ना, आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद फिर कट मारेगा G के पास, गुआनिन के पास, और उसके बाद ये 4 बेस पेयर्स तोड़ते हुए ये एक और कट मारेगा इधर साइड में G और A के पास। ठीक है, तो एक क्लीवेज बन जाएगा, एक क्लीविंग साइट बन जाएगा। इस क्लीवेज से, इस क्लीविंग साइट से क्या होगा कि 2 एंड्स प्रोड्यूस होंगे डीएनए के 2 एंड्स प्रोड्यूस होंगे। एक ये वाला डीएनए एंड, है ना, जिसमें ध्यान दो बच्चों, यहां पे क्या आ रहा है कि इस AATTC इधर कट गया, और इस वाले सीक्वेंस में देखो, क्या हो रहा है कि यहां पे होगा जी, हाँ, ध्यान दो, अगर इस सीक्वेंस में कटता है हमारा डीएनए विद द हेल्प ऑफ EcoR1 तो हमें 2 टुकड़े मिलेंगे डीएनए के, एक ऐसा टुकड़ा जिसमें AATTC G लगा हुआ होगा और दूसरा टुकड़ा जिसमें GAATTC, ऐसे इस सीक्वेंस में कटेंगे। और इस तरह से अगर कोई डीएनए सीक्वेंस कट रहा है जिसमें 2 बेस पेयर्स के बीच में भी, 2 बेस पेयर्स भी टुकड़े, बेस पेयर्स के बीच में भी बॉन्ड जो है H बॉन्ड टूट रहा है, तो इस टाइप के एंड्स को हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। और ब्लंट एंड्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा, आगे हम लोग जानेंगे
जानेंगे स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स क्या होते हैं बच्चों, है ना। अभी तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग जानते हैं कि इको R1 या फिर जितने भी स्पीसीज, जितने भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, उनका नेमिंग कैसे किया गया। जैसे आपका नामकरण तो हाँ, आपके घर में पंडित जी आए होंगे, हाँ आपके बेटे का नाम अंकित, आपके बेटे का नाम ए से शुरू होगा। अब आपके माता पिता श्री आपका कुछ अच्छा सा नाम सोचकर रख दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार जो क्या कहते हैं इको आर, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, इनका नामकरण उनके साइंटिस्ट लोग करते हैं। और कैसे करते हैं जरा देखते हैं। चलिए, अगर रिस्ट्रिक्शन, पहले मुझे ये बताओ कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है, हम किस बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं, किस बैक्टीरिया, कहां से आइसोलेट करते हैं यार, बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं, सॉरी है ना, किस बैक्टीरिया से, मैंने कह दिया बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं। तो उन्हें क्रेडिट देना जरूरी है भाई, क्योंकि उनका नाम रहना चाहिए ना, क्योंकि उनमें से ही हम आइसोलेट कर रहे हैं, तो क्या उनका भी नाम आएगा। जरा देखो, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है इको R1, हमने एक एग्जाम्पल लिया है इको R1, ये एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये एक रिस्ट्रिक्शन साइट, ये एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है ई, ये उस बैक्टीरिया का जीनस को, उस बैक्टीरिया के जीनस को डिनोट होगा, है ना, जिस भी बैक्टीरिया से ये क्या हुआ है, ये आइसोलेट हुआ है। जैसे कि इको R1 की बात करें तो ये ई कोलाई से आइसोलेट हुआ है, ई कोलाई से आइसोलेट हुआ है, तो ई से जिसका जीनस को डिनोट किया जा रहा है एस्चेरिचिया, ठीक है। नेक्स्ट जो दो वर्ड्स हैं, नेक्स्ट जो दो वर्ड हैं CO, ये इसके स्पीसीज को डिनोट किए जा रहे हैं, ये इसके स्पीसीज को डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। स्पीसीज ये है इसका स्पीसीज, ठीक है, उसी बैक्टीरिया के। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, ये एक लेटर R, है ना, ये क्या है बच्चों, ये है उसका स्ट्रेन, जिस बैक्टीरिया का वो स्ट्रेन है ना, किस टाइप का स्ट्रेन है ना, रफ स्ट्रेन है, रफ स्ट्रेन है या फिर स्मूथ स्ट्रेन है, उसके बेसिस पे, या फिर जितने बैक्टीरिया के बहुत सारे टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं, उन सब स्ट्रेन का नाम ये दिया हुआ आर, ठीक है। यानी कि यहां पर R स्ट्रेन यानी कि रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया की बात की जा रही है। और नेक्स्ट में ये जो 1 लिखा हुआ है गाइस, ये देखना, ये याद रखना कि ये रोमन नंबर में 1 लिखा गया है ना, ये रोमन नंबर में 1 लिखा गया है, रोमन नंबर में 1 लिखा गया। और ये क्या डिनोट करता है, उस ऑर्डर को डिनोट करता है जिस ऑर्डर में हमने वो एंजाइम आइसोलेट की है फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे, जरा ध्यान दो। इको R1 यहां पर या लिखा है 1, रोमन नंबर में लिखा है 1, यानी कि ये सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा जो कि ई कोलाई में से, है ना, आइसोलेट हुआ है, जो कि ई कोलाई में से आइसोलेट हुआ है। समझ में आ रही है बातें। अगर इको R दूसरा एंजाइम होता, अगर इसके जैसे दूसरा एंजाइम, दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर हम आइसोलेट करते हैं ई कोलाई से, तो उसका नाम हम दे देंगे इको R2, क्योंकि पहला इको R1 था, पहला आइसोलेशन हमने इसका किया था, तो दूसरा आइसोलेशन इसका हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल में लेता हूं, ध्यान दो। एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है हिंद, ऐसा नहीं हिंदुस्तान का नहीं है इसलिए नहीं, हिंद, हिंद 1, हिंद 2, हिंद 3, है ना। तो जरा देख सकते हैं कि ये 3 नाम मैंने लिए हैं, यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम के इस बैक्टीरिया में से हमने 3 अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट किया है। जो सबसे पहले आइसोलेट किया हमने उसे 1 दे दिया, जो दूसरी बारी आइसोलेट किया उसे 2 दिया, और जो तीसरे में आइसोलेट हुआ उसे 3 दिया हमने। तो समझ में आ रही है बातें, हाँ। चलिए, नेमिंग तो आप लोग सीख चुके हैं कैसे किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नाम रखेंगे। देखिए, आप लोग रख नहीं सकते, पहले से ये चीजें रखी हुई हैं, ठीक है। अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी के टाइम पे डिस्कवर करते हैं तो आप जरूरी उसका नेमिंग कर सकते हैं, लेकिन एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, ठीक है। चलिए, अब जरा ध्यान दीजिए कि रिस्ट्रिक्शन हमने दिए जाना, नेमिंग वेमिंग नामकरण कर लिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सब होते कितने टाइप से हैं, क्या है। अब जरा ध्यान दो बच्चों, एकदम ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान दो। अगर
एक सीक्वेंस ले रहा हूं मैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, एक सीक्वेंस ले रहा हूं मैं, GAATTC, ठीक है। इधर 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है, 3 प्राइम से 5 प्राइम, यहां पे भी एक सीक्वेंस ले रहा हूं मैं, वही सीक्वेंस, एक डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बना रहा हूं मैं, है ना। G एक थायमिन के साथ AA, है ना, TTC, हाँ समझ में आ रही है बात है। ये सारे बेस पेयर्स में है, इन सबके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, बेस पेयर्स है। हाँ अब जरा ध्यान दो, मैं कह रहा कि अगर कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर रहा है, एकदम एंड पॉइंट से इस जगह पर कट मार रहा है, या फिर इधर से कट मार रहा है एकदम उसके छोर पर, उसके एंड्स पर, है ना, फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, है ना, बीच में कहीं नहीं, उसके एंड्स पर अगर कट मार रहा है तो उसे हम कहेंगे एक्सोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। बच्चों यहां तक में कोई दिक्कत, यहां तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से मैं बता रहा हूं कि अगर कोई भी डीएनए के एंड्स पर कट किया जा रहा है, कोई भी डीएनए को एंड से कट किया जा रहा है, एकदम उसकी छोरी पर कट की जा रही है, छोरी कट की जा रही है ना, छोरी यानी वो गर्ल्स नहीं है ना, आपके भाषा में छोरी वोरी वो नहीं कह रहा गाइस, है ना, आई एम अ ग्रेट फेमिनिस्ट, हाँ ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि उसके एंड्स पर कट मारी जा रही है, यानी कि उसके छोर पर कट मारी जा रही है द्वारा एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के, तो वो जरूरी है कि वो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस होगा, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस होगा। वहीं बच्चों ध्यान दो, अगर यही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को अगर कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर एंड्स छोड़कर बीच में कट लगाता है, एंड्स छोड़कर कौन सा कलर, ब्लू, हाँ ठीक है, बीच में कट लगाता है, यहां पे इस जगह पर, या इस जगह पर, इस जगह पर, या फिर इस जगह पर, किसी भी जगह पर, बस एंड्स पर कट नहीं होने चाहिए, है ना, समझ रहे हो, एकदम एंड्स पर कट नहीं होने चाहिए। अगर इन तीनों जगह पर या फिर इसके बीच में कहीं पर भी कट लगा रहा है तो वैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहेंगे हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कोई दिक्कत यहां तक में, देख लो वही चीज लिखा है, कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, दे बाइंड एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ द डीएनए एंड कट द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द स्पेसिफिक पॉइंट्स, है ना। कहीं भी इतना जान लो कि एक्सोन्यूक्लियस जो है एकदम एंड पर कट मारेगा और एंडोन्यूक्लियस जो है बीच में कट मारेगा। तो जनरली बच्चों हमें एंड पर डीएनए कट करना नहीं होता है, हमें किसी भी एक सेगमेंट में, किसी भी एक डीएनए सेगमेंट में विद इन द डीएनए कट करना होता है, वो भी बीच में या फिर एंड्स को छोड़कर। तो हमेशा हम यूज करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का बहुत ही रेयर कम यूज है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज को, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में भी हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस याद करते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए, हमने लिया एक वेक्टर डीएनए, फिर से ध्यान दीजिए, हमने लिया एक वेक्टर डीएनए, ये हमारा मन पसंदीदा डीएनए जो कि हमें किसी होस्ट के अंदर पुट ऑफ करना है। अब जरा क्या करेंगे हम, देखा जाए, है ना, ये इस एक सीक्वेंस है GATTC, है ना, GTTSG। अब जरा देखिए इस सीक्वेंस में क्या होगा कि एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट मारेगा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, इस जगह पर, है ना, और इस जगह पर, ताकि स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो सके, देखिए यहां पे स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुआ है बच्चों, ये दूसरी तीसरी बार मैं बता रहा हूं, है ना, दूसरी तीसरी बार बता रहा हूं इस वीडियो में, 2 स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए। स्टिकी एंड्स उसे कहते हैं ताकि खांचे बन सके, अगर किसी भी चीज को हम कट मार रहे हैं इस तरह से खांचे बन सके ताकि वो एक दूसरे जाकर जुड़ सके, दूसरा वाला। हाँ, ये वेक्टर डीएनए और क्या कहते हैं, हमने अपने फॉरेन डीएनए दोनों को ही ऐसे कट किया ताकि दोनों को अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो परफेक्टली ज्वाइन होकर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाए। समझ में आ रही है बातें? चलिए जरा ध्यान दिया जाए, यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा फोकस करिए मेरी तरफ, है ना। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था HindII, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि हमने बैक्टीरिया से आइसोलेट किया वो था HindII। भैया आपका दिमाग खराब है क्या? हाँ अंकित जी आपका दिमाग खराब है क्या? HindII कैसे हो सकता है? अभी आपने कहा कि जो सबसे पहला अगर एंजाइम हम अगर किसी भी कहीं से भी अगर हम लोग आइसोलेट करते हैं किसी भी बैक्टीरिया से तो उसका जो सीक्वेंस के हिस्से पे नाम होगा, तो HindII से पहले HindI जो है आइसोलेट हुआ होगा, लेकिन HindI आपने क्यों नहीं कहा? देखो
यहां पे रीजन है, यहां पे रीजन है गाइज, याद रखना इस चीज को। पहला पहला रीजन कि हिंद वन, है ना, हिंद वन was discovered first, was discovered before हिंद 2, है ना, बट रीजन सुनो, बट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, है ना, बट वॉज नॉट एबल टू आइसोलेटेड, isolated before हिंद 2। समझो इस चीज को कि हिंद 2 जो था, हमने पहले हिंद 1 डिस्कवर किया, डिस्कवर पहले हमने हिंद 1 ही किया, लेकिन हमने आइसोलेट किया, हमने बैक्टीरिया से प्यूरिफाई करके अपने पास आइसोलेट अलग कर लिया सबसे पहले, किसको, हिंद 2 को, है ना। हिंद 1 यानी कि ऐसा समझो कि हिंद 1 डिस्कवर हो चुका है, उसके बाद वो आइसोलेट करने की प्रोसेस में ही है, तब तक हिंद 2 भी डिस्कवर हो गया, और हिंद 2 को हमने उससे हिंद 1 से पहले वो प्रोसेस करके आइसोलेट कर लिया, इसीलिए सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंद 2। चलिए, है ना, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। जरा ध्यान दो नेक्स्ट के पास, इट कट्स डीएनए रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स, ये 6 बेस पेयर्स वाले डीएनए सीक्वेंस को कट मारेगा, और है ना, और ये उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा हिंद 2 के लिए, है ना। जरा ध्यान दो, हिंद 2 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस, है ना, ये, है ना, पायरिमिडीन्स और प्यूरिन्स के बीच में कट मारेगा, पायरिमिडीन्स और प्यूरिन्स के बीच में कट मारेगा एक, ताकि जो है ना, यहां पे जरा ध्यान दो, ये है हिंद 2, ये है इको R1 का रिस्ट्रिक्शन साइट, इसमें क्या हो रहा है कि GTTC और इस जगह पर कट मार रहा है, जी जहां पर भी उसे GAATTC वाला सीक्वेंस दिख रहा है, ये उस जगह पर कट मार रहा है, कौन, इको R1। और जब हिंद 2 की बात करें तो ये दो पायरिमिडीन्स और प्यूरिन्स के बीच में उस सीक्वेंस को फाइंड अप कर रहा है, उस सीक्वेंस को फाइंड कर रहा है, इसका स्पेसिफिक सीक्वेंस, और उसी सीक्वेंस को यहां पर कट मार रहा है गाइस, ठीक है। जरा ध्यान दो, अब ध्यान दो, मैं अभी यहां पे दो चीजें आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करूंगा, स्टिकी एंड हमने बहुत बात कर ली, अब एक ब्लंट एंड की बात की जाए। हाँ, क्या होता है ये स्टिकी एंड, क्या होता है ये ब्लंट एंड, हाँ क्या होता है जी, क्या होता है स्टिकी एंड, क्या होता है ब्लंट एंड। जरा ध्यान दो, हमारे पास है ये 4 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ALU1, HI3, BAM-H1, हिंद 3 और इको R1, ठीक है, 5, ठीक है। अब इस 5 एंजाइम्स में, 5 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कट करेंगे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को एकदम सीधा सीधा, एकदम सीधा सीधा, टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी नहीं, जैसे, है ना, दिख रहा है, जैसे BAMH1 की तरफ ध्यान दिया जाए, BAMH1 की तरफ ध्यान दिया जाए तो बच्चों देखो यहां पे कट होगा इस जगह पर, G और G के बीच में, और इस जगह पर G और G के बीच में, ठीक है, समझ में आ रही है बातें। तो इस जगह पर जब कट होगा तो ये दोनों कैसे एंड्स प्रोड्यूस करेंगे, जरा ध्यान दो, इधर 5 प्राइम पे कैसा एंड प्रोड्यूस करेगा, ये G टाइप का इधर, है ना, और दूसरी तरफ इधर ये जगह हो जाएगा इधर GATCC का 3 प्राइम की तरफ, है ना, और इधर जरा 3 प्राइम की तरफ देखो कैसा होगा, ये इधर होगा CCTAG, और इधर साइड होगा G 5 प्राइम की तरफ। तो दिख रहा है एक कैसा एंड प्रोड्यूस हो रहा है, एक स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पे देखो जरा, इन तीनों के बीच में जगह है और इस जगह पर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ताकि ये जाकर क्या होंगे, आगे जाकर क्या होंगे कि ये जो जुड़ सके, ये जो बेस पेयर से इन दोनों के बीच में बन जाए, ठीक है ना, समझ में आ रही है बातें, कैसा एंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये दिख रहा है, हाँ देखो ऐसा, ऐसा एक ऐसा एंड प्रोड्यूस हो रहा है जो कि आगे में जाकर हम चिपका सकेंगे इसे, ताकि अच्छे से ये फिट हो जाए एक खांचे के जैसा। और जरा ALU1 की तरफ जब ध्यान दिया जाए तो ये एक सीधा सीधा कट मार रहा है, एकदम सीधा सीधा, एकदम पूरा क्लीन कट मार रहा है। इस जगह पर भी देखा जाए तो HI3 भी देखो एकदम क्लीन कट मार रहा है। और इनके कैसे एंड्स प्रोड्यूस होंगे जरा ध्यान दो, इनके एंड्स जरा ध्यान दो, यहां पे मैं बना दे रहा हूं, ये है HAE3 का, GG एक तरफ, CC एक तरफ, CC एक तरफ और GG एक तरफ। यहां पे जरा ध्यान दो कैसे 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 एंड्स कट हुए, देखो ये देखो
दो एंड्स, इन दोनों के बीच में एकदम ये कैसा एंड बन रहा है, वो वाला हमारा रिस्ट्रिक्शन स्टिकी एंड ऐसा एंड बनेगा जिससे हम आराम से लाइगेट कर सके, जोड़ सके, है ना, आराम से हम इसे फिट करके जोड़ सके। लेकिन जब हम बात करें ब्लंट एंड्स की, जब हम HE3 के एंड्स को बात करें, तो ये एक ऐसा एंड है जो कि हमें इस जगह पर लाइगेट करना होगा। समझ में आ रही है बातें? एक पूरा क्लीन कट है और दूसरा जो है एक स्टिकी एंड वाला कट है। समझ में आ रही है बातें? आपको याद रखनी क्या चीजें हैं, याद रखना क्या है कि कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ब्लंट कट मारते हैं। इसे हमने कहा ब्लंट कट, ब्लंट एंड्स, ब्लंट एंड्स, ठीक है। ये है हमारा क्या, ये हमारा स्टिकी एंड। और ये स्टिकी एंड किसने प्रोड्यूस किया, कौन से एंजाइम ने प्रोड्यूस किया? तो हम बात करें स्टिकी एंड वाले एंजाइम के, तो ये है BMH1 का, सॉरी BMH1, हां ठीक है गाइस। तो हमें याद क्या रखना है यहां पे कि ALU1 जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है और HA3 जो एंजाइम है, ये दोनों ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करेंगे, है ना। वाइल ये BMH1 और HIND3 जो है और EcoR1 जो है, ये जो है स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेंगे। आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम याद रखना जरूरी है और कौन से एंजाइम्स कैसा ब्लंट कट, किस टाइप का कट करते हैं, वो भी आपको याद रखना जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो 5 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपको याद यहीं पे हो जा रहे हैं। 5 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स तो मैं आपको याद करा दे रहा हूं। ALU1, HE3, ये दोनों ब्लंट एंड्स कट करेंगे, है ना, ब्लंट एंड्स। और वहीं ये तीनों एंजाइम्स BMH1, HIND3 और EcoR1 कैसे एंड्स कट करेंगे, ये स्टिकी एंड्स कट करेंगे। याद रखना ये चीजें, बहुत ही अच्छे मिसाइल्स के नाम याद कर लो जी। हाँ चलिए, एक अच्छी बात बता दूं मैं आपको कि हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। इसका मतलब कि वो एक स्पेसिफिक बेस पेयर्स को चूज करेंगे और उसी बेस पेयर्स के बीच में कट मारेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, ये है EcoR1 का, ये है EcoR1 का रिस्ट्रिक्शन साइट, है ना। ये है एक पैलिंड्रोम GAATTC। इधर से भी देखिए, अगर मैं इधर से भी पढ़ूं और इधर से भी पढ़ूं, दोनों तरफ से सेम है, इसी कहते हैं हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को वो रिकॉग्नाइज करेगा EcoR1 की ये पूरे 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले एंड में किस जगह पर ये सीक्वेंस है, और उसी जगह पर वो सीक्वेंस को वो फाइंड करेगा और उसी जगह पर, इस जगह पर कट मारेगा। कौन? EcoR1, ठीक है ना। ध्यान दो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मॉलिक्यूलर सीजर्स के बारे में और क्या अच्छी बातें हैं। एक अच्छी बात क्या कही गई है कि दो अपोजिट स्ट्रैंड्स के बीच में, है ना, वो हमेशा दो अपोजिट स्ट्रैंड्स के बीच में सेम जगह पे कट मारेगा ताकि स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो सके। ये हमने जान लिया। स्टिकी एंड्स H बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़कर कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट्स बनाता है ना, उसे चिपकाने के लिए हम यूज करते हैं DNA लाइगेसेस। याद रखिएगा, यहां पे जो हम कट मार रहे हैं, है ना, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते टाइम या फिर ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते टाइम, उसे हम चिपकाने के लिए यूज करेंगे क्या? DNA लाइगेसेस। जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान देना। और जब हम किसी भी दो DNA को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करें, तो जो DNA फ्रेगमेंट्स हमारे प्रोड्यूस होंगे, उनके पास स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाएगा और उनको DNA लाइगेसेस की तरह मदद से हम लोग जोड़ सकते हैं, है ना। हमने जान लिए इसमें हमने जान लिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में सारी चीजें। हमने स्टॉक कर लिया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कंप्लीट कर लिया। हमने वेक्टर को जानेंगे, क्या होता है वेक्टर, कितने टाइप के वेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं, और उसके कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में। उसके पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में थोड़ी सी चीजें बच गई हैं, जो हम थोड़ी सी देख लेते हैं। कि ये देखो, वापस से मैं सब चीजें वाइंड अप कर रहा हूं। चलो वाइंड अप करते हुए देखो, जरा ध्यान दो। वाइंड अप करते हुए ध्यान दो, ये है हमारा फॉरेन DNA, बोले तो अपना मनपसंद DNA, बोले तो जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। GOI लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ये, जीन ऑफ इंटरेस्ट बस इतना है, ये वाला पार्ट है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि मान लेते हैं कि यही वो जीन है जो कि हम आइसोलेट कर, जिससे इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, और इसी जीन को हमें डालना है इस वाले अपने होस्ट के अंदर, ठीक है। और ये है हमारा एक प्लाज्मिड वेक्टर DNA, जो कि एक बैक्टीरिया के अंदर हमें मिलता है
है ना, जो कि खुद ब खुद सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों के अंदर डालेंगे, तो दोनों के अंदर सेम रिस्ट्रिक्शन साइट पर, सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर, जिसमें हमने बात की ना, सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर कट होगा, और सेम पैलिंड्रोमिक, देखिए यहां पर भी कट हो चुका है और इसमें भी जीन भी आइसोलेट हो चुका है। अब दोनों को हम लोग कट करने के बाद क्या करेंगे, एक ही टेस्ट ट्यूब में हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डाला, अपना वेक्टर डीएनए भी डाला, और उसके साथ साथ उसमें डाल देंगे हम थोड़ा बॉन्ड बनाने वाला, है ना, फेविकॉल यानी कि लाइगेज, डीएनए चिपकाने वाला फेविकॉल यानी कि लाइगेज, ताकि ये दोनों जो है स्टिक अप हो सके और स्टिक अप होकर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना ले, आरडीएनए। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अगर हम किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर एक कॉम्पिटिटेंट होस्ट के अंदर अगर हम डाल दें, है ना, तो इसे ही हम कहते हैं, इस प्रोसेस को ही हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, की बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया, उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने डाल दिया है। ठीक है, और जब ये बैक्टीरिया जो है, जब ये बैक्टीरिया ई कोलाई जब भी वो रिप्रोड्यूस करेगा, जब भी वो रेप्लिकेट करेगा, तो उसके साथ साथ उसके वेक्टर के उसके प्लाज्मिड, उसके डीएनए के साथ साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बार बार रेप्लिकेट करेगा, और बार बार हम अपने प्रोडक्ट्स को उससे निकाल सकेंगे, उससे यूटिलाइज कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका दिन शुभ रहे।